Hello everyone. So we are back with the Hindu analysis. So today is 10th of July. देखो फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ आई है। फ्रंट पेज पे एक हमारा ना इधर एक रोड जा रही थी आपकी ना, पुल जा रहा था। तो दिस वाज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर माही। तो हमारे लिए जोग्राफिकली दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। बाकी ऐसे डिजास्टर्स तो होते ही रहते हैं। सो यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ये जो रोड था 1985 से बना हुआ था। एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू डोंट थिंक कि ये क्या है। तो इट वाज अ रोड दैट वाज बिल्ट इन 1985, है ना। माही रिवर पे बना हुआ था। तो थोड़ा सा समझ, अगर ना आप यहाँ पे एक जैसे पाओगे, ये आनंद डिस्ट्रिक्ट है। व्हाट इज आनंद? अमूल जो आपने सुना है, विच इज़ अ कोऑपरेटिव। अमूल इज अ कोऑपरेटिव विच मीन्स आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, राइट। कि 50 से ज़्यादा ओनर है तो लिमिटेड कंपनी है, तो इसीलिए आप आनंद नाम से ही सुनते हो अमूल का नाम। तो बेसिकली ये आप यहाँ पे एक रिवर देख रहे हो, राइट। तो दिस रिवर इज योर माही रिवर, दिस रिवर इज योर माही रिवर। तो हुआ क्या, माही रिवर पे ये एक पुल बना हुआ था। तो दैट ब्रोक डाउन। कुछ गाड़ियाँ नीचे गिर गई, 12 अराउंड 12 पीपल गॉट किल्ड। बेसिकली जस्ट रिमेंबर दिस फ्रॉम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और बाकी ऐसे डिजास्टर्स होते जा रहे हैं, मैन मेड डिजास्टर्स हैं, चीज़ें हैं। तो वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है एग्जाम के लिए। सो दैट इज दैट। नाउ वाटर डे ऑफ 10th ऑफ जुलाई, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। तो देखो करना क्या है, आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन। वो भी क्वेश्चन रेलिवेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एक्सप्लेन इट टू यू। उसके बाद आप न्यूज़पेपर से उस आर्टिकल को खुद से रीड करें। it will make a lot of sense then, right? So we'll understand the concept. If you don't want to go through the newspaper, you can install or let's say take away these PPTs from our Telegram channel or from our app. So we'll understand the first issue. So the first issue is about the Enemy Property Act. अब इसमें हुआ क्या है, let us understand. So what do you mean by property? Property आप समझते हो ना, किसी एक की belonging. So property can be your movable property and immovable property. अब हुआ क्या, हमारा ना पाकिस्तान के साथ 65 में वॉर हो चुका है। 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो चुका है। चाइना के साथ वी हैव हैड अ वॉर इन द ईयर 1962। तो चाइना के साथ 1962 में वॉर हुआ है। पाकिस्तान के साथ वॉर हो रखा है 1965 और 1971 में। जब ये दोनों वॉर्स हो गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई जो जो नेशनल इंडिया से माइग्रेट कर गया पाकिस्तान को, या इंडिया से माइग्रेट कर गया चाइना को, उसकी अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी इंडिया में थी, है ना, एग्जिस्ट कर रही थी, दैट विल बी टर्म्ड एज एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी। अभी आएंगे, इसके स्टेटस पे भी आएंगे कि क्यों रेलिवेंट है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड इज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिंस वी हैव हैड वॉर्स विद पाकिस्तान एंड चाइना, वी हैड अ वॉर विद पाकिस्तान इन द ईयर 1965 एंड 71 एंड वॉर विद चाइना इन द ईयर 1962। तो कुछ लोग इंडिया छोड़ छोड़ के गए। अब जिस जिस इंडियन नेशनल ने छोड़ के, इधर दे वेंट टू पाकिस्तान और दे वेंट टू चाइना, तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में छूट गई उसको सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी का स्टेटस दे दिया। अब ये जो एनिमी प्रॉपर्टी होती है इसको मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी फिलहाल कौन मैनेज करेगा, एक तरीके से अमित शाह जी। अब सुनो, यहाँ तक तो कानून क्लियर हो गया कि भाई एनिमी प्रॉपर्टी होगी तो सरकार की हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, 2005 का एक केस है, इज फेमस बाय द नेम ऑफ राजा ऑफ महमूदाबाद केस। राजा ऑफ महमूदाबाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो सबको मानना पड़ता है, विच इज रिटन इन आर्टिकल 137 विच सेज सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो नीचे के लोअर कोर्ट्स को वो बात माननी ही पड़ेगी। तो 2005 में राजा ऑफ महमूदाबाद केस आता है। ये महमूदाबाद नाम की जगह आपको उत्तर प्रदेश में आज मिल जाएगी। तो जो राजा ऑफ महमूदाबाद थे वो भी इंडिया छोड़ के कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान को। बट इनके जो आगे बच्चे थे वो उनके पास इंडियन सिटीजनशिप थी। तो इन्होंने कंटेस्ट किया इनके जो प्रोजेनी थी, है ना, जो इनके बच्चे थे, तो इन बच्चों ने कंटेस्ट किया कि हम तो इंडियन सिटीजन है, एंड सिंस वी आर इंडियन सिटीजन और हमको हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। मतलब समझो, कानून कहता है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी वो पाकिस्तान या चाइना चला गया तो वो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी। अब सवाल क्या आएगा, मान लीजिए मैं पाकिस्तान माइग्रेट कर गया, मेरा पोता है ना, मेरा ग्रैंडसन है। अब मेरे ग्रैंडसन के पास मान लीजिए इंडियन नेशनैलिटी है, तो वो तो ये बोलेगा ना कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब मुझे मिल गई है ना, ये प्रॉपर्टी मुझे मिल चुकी है, मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ, तो अब मुझे ये प्रॉपर्टी दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली कि प्रॉपर्टी एनिमी थी, लेकिन जो लीगल हायर था वो कैसा था, वो इंडियन था। सिंस ही वॉज इंडियन तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी और ये प्रॉपर्टी इनको दे दो।
तो राजा ऑफ महमूदाबाद के बच्चों को 2005 में वो प्रॉपर्टी मिल भी गई। इस चीज को देखते हुए मोदी सरकार ने 2017 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में चेंजेस किए। तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ क्या किए गए अमेंडमेंट्स, कब किए गए अमेंडमेंट्स? इन द ईयर 2017। 2014 में मोदी सरकार आ गई थी, 17 अमेंडमेंट्स किए और 17 में चेंज किया लॉ। लॉ में ये बोला कि ये जो नेशनल्स इंडिया सॉरी पाकिस्तान या फिर चाइना माइग्रेट कर गए, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है विच कैन बी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, फर्क नहीं पड़ता कि जो उनके लीगल हायर है वो इंडियन है या नहीं, कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लो, अगर वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई तो वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है। अब ये न्यूज में क्यों है? देयर इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर सैफ अली खान, है ना? तो सैफ अली खान भोपाल के जो नवाब थे, भोपाल के नवाब की 3 बेटियां थी, है ना? उसमें से ये जो 2 बेटियां हैं, ये 2 बेटियां पाकिस्तान माइग्रेट कर गई, और ये जो तीसरी बेटी है ना, ये सैफ अली खान की नानी है। सैफ अली खान शुड गेट देयर प्रॉपर्टी ऑल्सो, क्योंकि तो पाकिस्तान चले गए। और राजा ऑफ महमूदाबाद केस क्या बोलता है कि अगर तो ये प्रॉपर्टी जिसकी थी वो भले पाकिस्तान चला गया, बट उसका जो लीगल हायर है अगर वो इंडियन है तो प्रॉपर्टी उसको दे दो, है ना? बट इस कानून से चेंजेस लाए, उस इस कानून से ये बोल दिया कि भाई ये एब्सोल्यूट है, तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मैं इंडियन हूं तो मुझे दे दो मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पापा या बाबा पाकिस्तान चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये एब्सोल्यूट है। इसीलिए जो भोपाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है उसने सैफ अली खान की ये प्रॉपर्टीज जो अराउंड 15,000 करोड़ की बताई जा रही थी, इनको एनिमी प्रॉपर्टी का स्टेटस दे दिया। अब हो सकता है सैफ अली खान अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट, बट मोस्टली चांसेस ये हैं कि ये प्रॉपर्टी अब इनके हाथ से गई है ना, दिस प्रॉपर्टी विल बी मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अब आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट टू रीड दिस, ईदर यू कैन गो फॉर द न्यूज़पेपर, या फिर बहुत मेहनत के साथ ये स्लाइड्स बनाई जाती है, आप इन स्लाइड्स को हमारे ऐप से डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे जाके इसको अवेल कर लो, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, राइट? ये मैंने आपको पूरा इशू समझा दिया है। जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वही यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने आपको वो हर एक चीज़ बता दी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं विच इज़ अबाउट शीश महल ऑफ दिल्ली। देखें न्यूज़ में क्यों है। कल मैंने आपको एक रिवर बताई थी फ्रांस में, जो 1923 के बाद से बंद कर दी गई थी बिकॉज इट वॉज गेटिंग वेरी डर्टी। तो 102 साल बाद 2025 में उसको रीओपन किया गया है फॉर पब्लिक स्विमिंग। उस रिवर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। उसी तरीके का इशू ये भी है। देखो दिल्ली में एक मॉन्यूमेंट है शीश महल नाम का। शीश महल इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये इसमें शीशे का काम बहुत ज्यादा हो रखा है ना? शीशा इज कॉल्ड एज मिरर, मिरर इज कॉल्ड एज शीशा, मिरर इज कॉल्ड एज शीशा इन नॉर्थ इंडिया। तो इसमें शीशे का बहुत काम हो रखा है। नाउ व्हाई इज दिस इन न्यूज? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शीश महल को वापस खोल दिया है मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए। वी कैन नाउ गो एंड विजिट इट। नाउ लेट अस राइट डाउन सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट शीश महल। देखिए शीश महल क्यों क्यों क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, व्हाई इज इट पॉपुलर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है? अगर आपने लखनऊ में एक जगह सुनी हो चारबाग, तो जो मुगल्स होते थे, मुगल्स का एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था जिसमें वो बिल्डिंग बीच में बनाते थे और बिल्डिंग के चारों ओर क्या होते थे? बाग। चारों ओर क्या होते थे? बाग। व्हेन आई से बाग आई मीन टू से लॉन्स। तो ये ना चारबाग स्टाइल से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में बात करता है। Secondly, it was built in the year 1653. It was built in the year 1653, and it was built by none other than Shah Jahan. Now, who is Shah Jahan? Shah Jahan is popular for Taj Mahal. अब शाहजहां की मल्टीपल वाइफ्स थी, है ना? When you have multiple wives, the practice is called as polygamy. तो शाहजहां साहब की मल्टीपल वाइफ्स थी, तो उसमें से एक वाइफ उनकी थी मुमताज, मुमताज महल। जैसे उन्होंने मुमताज महल की याद में एक मॉन्यूमेंट बनाया जिसका नाम आज क्या है? ताजमहल। ताजमहल से बहुत इंपॉर्टेंट एक केस लॉ है ताज ट्रेपेजियम, प्लीज पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम में। अभी वापस न्यूज़ पे आते हैं। ऐसे ही जैसे उनकी एक वाइफ कौन थी? मुमताज महल। वैसे ही उनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था इज उन निसा बेगम। इज उन निसा बेगम, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ मिस्टर शाहजहां। तो उन्हीं की याद में इन्होंने ये शीश महल बनाया था। शीश महल का लिटरल मीनिंग होता है अबोर्ड ऑफ प्लेजर,
इसको आसान भाषा में समझे, होम ऑफ प्लेजर। तो उन्होंने अपनी वाइफ की याद में ये मॉन्यूमेंट बनवाई। ये मॉन्यूमेंट बंद कर दी गई थी कुछ टाइम से, ये मॉन्यूमेंट रीओपन की गई है मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए, सो दैट वी कैन ऑल्सो गो एंड विटनेस द मुगल आर्किटेक्चर देयर इन शीश महल। याद रखें 1653 में बनाया था, अपनी वाइफ नीसा बेगम के लिए बनाया था। एक वाइफ उनकी मुमताज़ महल थी, उनके लिए ताजमहल बनवाया था। ताजमहल में इंपॉर्टेंट है ताज टपीजियम केस, इसको पढ़ के जाइएगा। बाकी दिस इज मेड इन चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, विच मीन्स जब एक मुगल आर्किटेक्चर है जिसमें वो बिल्डिंग बीच में बनाते हैं और उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे लॉन्स बना दिए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज चारबाग आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो आप कभी शीश महल घूमने जाएंगे अगर, तो आप वहाँ पे पाएंगे कि ऐसे 4 लॉन्स बने होंगे। अंडरस्टूड। अच्छा, एक चीज़ इसमें और याद रखें, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। जो औरंगजेब का कोरोनेशन हुआ था, कोरोनेशन क्या होता है? कोरोनेशन होता है जब आप राजा बनते हैं ना, तो आपका जो राज तिलक होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोनेशन। तो औरंगजेब्स कोरोनेशन ऑल्सो टुक प्लेस एट शीश महल। दैट इज इट। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने समझ ली हैं। आप इसको एक बार वापस पढ़ सकते हो। देखिए लिखा क्या, रिस्टोर किया गया, पब्लिक के लिए खोला गया, 1653 में बना था। इस उन्नीसा बेगम उनकी वाइफ है जिनके लिए बनाया गया, राइट। अब ये देखो आप, 4 बाग, 1 2 3 4, 4 लॉन्स हैं, तो ये 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है। इसके अलावा देखोगे औरंगजेब का जो कोरोनेशन था 1658 में यहीं पे हुआ था, क्योंकि देखें जिनके लिए बना है वो उनकी मम्मी है ना, वो उनकी मम्मी है। शाहजहां बनवार उनके फादर है। तो औरंगजेब का जो राज तिलक हुआ है, कोरोनेशन हुआ है, वो शीश महल में ही हुआ था। चलें, 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, विच इज डार्क वेब। ना व्हाट इज डार्क वेब? तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो, आपने कभी आइसबर्ग देखा है? नहीं देखा है तो आपने मूवीज में तो देखा होगा, जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। तो एक चीज़ तो हम सबने बचपन में कहीं ना कहीं सुनी है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसका मतलब ये होता है, ये जो आइसबर्ग होते हैं ना, इनका बहुत छोटा ही हिस्सा होता है जो हमें अवेलेबल होता है देखने के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 95% ऑफ आइसबर्ग जो होता है वो पानी के नीचे होता है। इसीलिए बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब 95% तो तुम आइसबर्ग देख ही नहीं पाते हम नेकेड आइज से, हमको ओशन में जाना पड़ेगा। ओनली 5% इज विजिबल। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को इंटरनेट की दुनिया में समझ के देखो। मैं और तुम जो इंटरनेट चलाते हैं, जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, अगर मैं अभी कुछ गूगल करूँ, आप गूगल करो, तो वील गेट सम थिंग्स विच आर वेरी कॉमन, है ना। जैसे लेट्स से इफ वी सर्च हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द्रौपदी मुर्मू पे बहुत सारे आर्टिकल्स मुझे तुम्हें दोनों को आ जाएंगे। अब जो वो डेटा आ रहा है वो फ्रीली अवेलेबल है सबको, यस और नो? फ्रीली अवेलेबल है, यस। तो वो डेटा कहलाता है सरफेस वेब। ऊपर ऊपर से जो सब देख पा रहे हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये वाला हिस्सा जो सरफेस वेब है, जो मैं और तुम यूज करते हैं। अब एक कंसेप्ट होता है डीप वेब। ये हो गया सरफेस वेब, ये हो गया, क्या हो गया? सरफेस वेब, जो मुझे दिखता है तुमको दिखता है, जो आर्टिकल्स हम पढ़ पाते हैं, जो विच इज अवेलेबल फॉर ऑल, विच इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। अब सुनो, क्या मेरे ईमेल आईडी पे आने वाला ईमेल तुम पढ़ सकते हो? या तुम्हारी ईमेल आईडी में आने वाला ईमेल मैं पढ़ सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी फेसबुक आईडी खुद लॉगिन करके डेटा निकाल सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत सारा ऐसा डेटा होता है विच रिक्वायर्स लॉगिन, विच रिक्वायर्स लॉगिन, लॉगिन या फिर आपको कोई तो ओटीपी देना पड़ेगा। मतलब वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, विच इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल, विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑल। यही जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया है ना, यही आपका नीचे क्या बन गया? डीप वेब, है ना। अब डीप वेब के भी अंदर आओ, तो डीप वेब में भी कुछ तो ऐसा पार्ट ऑफ इंटरनेट होता है जो हम एनोनिमिटी के साथ यूज़ करते हैं। कौन यूज़ कर रहा है, कौन अपलोड कर रहा है, किसी को नहीं मालूम। दैट इज कॉल्ड एज डार्क वेब, दैट इज कॉल्ड एज डार्क वेब। समझ पा रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज डार्क वेब। डार्क वेब का एक बहुत पॉपुलर आपका सर्च इंजन है विच इज कॉल्ड एज टॉर, द अनियन रिंग, द अनियन रिंग। जैसे आप प्याज को काटेंगे तो आप देखोगे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती है ना, लेयर पे लेयर होती है। वैसे ही टॉर ब्राउजर क्या करता है, तो लेट्स से इफ यू आर अपलोडिंग एनीथिंग, है ना, तो वो आपको एनोनिमिटी आपकी बना के रखता है। यू डोंट गेट टू नो हु इज अपलोडिंग एंड हु इज डाउनलोडिंग व्हाट, राइट। बट नाउ दिस इज वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। टॉर जैसी चीज़ें हमको पॉलिटिकल डिसेंट में हेल्प करती हैं कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ लिखा, पता भी नहीं चला किसने लिखा, राइट। इट ऑल्सो हेल्प्स जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ऐसे लोगों को हेल्प कर रहा होता है टॉर ब्राउजर। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स विसल ब्लोअर्स। नाउ हु आर विसल ब्लोअर्स? विसल ब्लोअर्स वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ चल रही है, बट उन्हें डर लगता है कि उनका नाम बाहर ना आ जाए। जैसे मान लीजिए इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक, let's say some bank called as let's take HDFC. So if you're working in HDFC, you think कि HDFC के practices कुछ ठीक नहीं है, अंदर गड़बड़ कुछ चल रहा है, but you fear your bosses, right, कि हमारे बॉस आएंगे पकड़ लेंगे, what will happen, I might be suspended, ऐसी चीज़ें हैं।
तो वहाँ पे टॉर हेल्प्स, आप विसल ब्लोअर बन के पब्लिक डोमेन में ये जानकारी डाल देंगे, हो सकता है कोई या लोग उस पर एक्शन ले लें। सो इट हेल्प्स विसल ब्लोअर्स ऑल्सो। बट अब इसी के कुछ नेगेटिव्स भी होंगे टॉर के। अ लॉट ऑफ पीपल इट फॉर डिलीवरिंग ड्रग्स, है ना, थिंग्स थिंग्स विच आर प्रोहिबिटेड। तो वेपन खरीदने बेचने के काम भी किया जाता है इस पे, वेपन्स खरीद सकते हो, ड्रग्स खरीद सकते हो। यू कैन, दिस इज ऑल्सो यूज बाय साइबर क्रिमिनल्स। अब आपने सुना होगा कि डेटा चोरी हो गया बहुत सारा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? डार्क वेब पे। बट क्या मैं और तुम डार्क वेब में इतने प्रो हैं? नहीं प्रो हैं। तो जो लोग, देखो अब ये डीप वेब बड़ी चीज़ है, डीप वेब के अंदर डार्क वेब आता है ना। ये हो गया सरफेस वेब, ये हो गया डीप वेब। डीप वेब में कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपकी एनोनिमिटी बनी रहती है, वो कहलाता है डार्क वेब। डार्क वेब का ही यूज़ करके लोग पॉजिटिव काम भी करते हैं और नेगेटिव काम भी करते हैं, है ना। तो दोनों काम पॉसिबल है। अब होता क्या है देखो, हाँ ये मैंने आपको टॉर भी एक्सप्लेन कर दिया था, अनियन रिंग। वेयर वर वी? हाँ चलिए देखें इस चीज़ को समझें। अब क्या मैं और तुम इतने एक्सपर्ट हैं डार्क वेब में? नहीं। तो जो लोग डार्क वेब में बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनको हम लेवल्स में बांटते हैं, कि लेवल 1 का बंदा है, ये लेवल 2 का है, ये लेवल 3 का है, मैक्सिमम आप लेवल 5 तक जा सकते हो। लेवल 5 का मतलब होता है ही इज अ प्रो एट यूजिंग डार्क वेब। और लेवल 1 थोड़ा इंटरमीडिएट होता है, बेसिक होता है, जिसको बेसिक बेसिक काम शुरू हुआ होता है। अभी न्यूज़ ये पढ़ा क्यों रहे हो? वाई आर यू टीचिंग मी? देखो अभी ना केरला में एक लेवल 4 का बंदा पकड़ा गया। लेवल 4 का मतलब का काम उसको आता था। वो क्या कर रहा था? ही वॉज डिलीवरिंग ड्रग्स, और उसके पास से 1 करोड़ तक की क्रिप्टो करेंसी मिली है। तो देखिए अभी हम इसलिए इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि केरला में एक बंदा पकड़ा गया। वी आर स्टडिंग दिस बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस वेब एंड व्हाट इज डीप वेब। और डार्क वेब क्या होता है, तो और क्या होता है। नहीं समझ में आया, एक बार वापस से इसको देखोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं दैट इज ओनली 5%। 95% इज योर डीप वेब। डीप वेब वो वाला डेटा होता है जो इनक्रिप्टेड होता है। मेरा ईमेल वाला डेटा भी डीप वेब में आएगा, क्योंकि इसको खोलने के लिए क्या चाहिए? ओटीपी, पासवर्ड, प्रोटेक्टेड लॉगिन। प्रोटेक्टेड है ये कंटेंट डीप वेब का। सरफेस वेब का सबके लिए अवेलेबल है, समझ रहे हैं। और डीप वेब में भी कुछ ऐसा पार्ट है जहां पे इफ यू आर अपलोडिंग समथिंग और इफ यू आर डूइंग समथिंग, आपकी आईडी ट्रेस नहीं हो सकती। तो बहुत लोग इसके अच्छे फायदे भी उठाते हैं कि मुझे सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, मैं नॉर्थ कोरिया में रहता हूँ, मुझे सरकार पकड़ लेगी, मैं वहां पे डार्क वेब यूज करूंगा। मैं किसी इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है जिससे देश का गर्क हो सकता है। एचडीएफसी में मान लीजिए काम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, या मान लीजिए आज हर्षद मेहता स्कैम हो जाए, मुझे डर लग रहा है मेरे बॉस मुझे पकड़ लेंगे, वहां पे मैं डार्क वेब यूज कर लूंगा। समझ रहे हैं। बट इसके नेगेटिव्स भी हैं, मैं उसी डार्क वेब से वेपन भी सप्लाई कर दूंगा, ड्रग्स भी बेच दूंगा, साइबर फ्रॉड्स भी करूंगा। तो वी हैव टू सी देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द थिंग्स। द न्यूज इज केरला में एक बंदा पकड़ा गया, कुछ याद नहीं रखो, बस इस चीज को याद रखेंगे। अंडरस्टैंडेबल। चलो इसको एक बार पढ़ लेंगे, मैंने आपको बहुत एग्जॉस्टिवली समझा दिया है। और मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, इफ़ यू वांट द पीपीटीज, बहुत मेहनत से पीपीटीज बनते हैं। इफ़ यू वांट देम, आप टेलीग्राम पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिलेगा, या फिर आप सीधा ऐप इंस्टॉल करिए। ऑल ऑफ दिस इज़ फ्री फॉर यू। मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए आप कर सकते हो। चलें अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। बुल्गारिया बिकम्स 21st मेंबर ऑफ टू अडॉप्ट यूरो। अब देखो मेरी बात सुनो। बुल्गारिया नाम की एक कंट्री है, कहाँ पे है? यूरोप में है, पहली चीज़। यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। जब छोटे छोटे देशों को लगने लगता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अकलमंदी इसी में है कि आप साथ आ जाओ। तो 1992 में एक मैस्ट्रिच ट्रीटी हुई। ये अब आप मुझे बताओगे ये कौन सी कंट्री में शहर है? मैस्ट्रिच इज अ सिटी, किस कंट्री में है आप मुझे बताइएगा। तो मैस्ट्रिच में एक ट्रीटी हुई 1992 में, जहां यूरोप के मोस्ट फ्री कंट्रीज आके बैठ गए, और उन्होंने बोला कि हम ना ऐसा करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और दुनिया से साथ में बात करेंगे इस ग्रुप के नाम पे। आप अपना अपना इंडिविजुअल कंट्री रहो, बट कुछ कुछ चीज़ों के लिए, फॉर इकोनॉमी, फॉर पॉलिटी, इन सब चीज़ों के लिए भाई हम साथ में आ जाते हैं। और हमने एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम कहलाए यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की हेडक्वार्टर कहाँ पे खोली? ब्रसल्स में। ब्रसल्स कहाँ पे है? बेल्जियम नाम के कंट्री में। अब देखो, तो ये तो हो गया यूरोपियन यूनियन। मतलब यूरोपियन यूनियन का खुद का फ्लैग है? हाँ है। क्या खुद की पार्लियामेंट है? हाँ है ना।
कि देखिए सिटीजनशिप के लॉ सेम हो जाएंगे, इंडियन कंट्रीज में कुछ कुछ लॉ सेम हो जाएंगे, तो ये बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज साथ आएंगे, ये अपना एक बैंक बनाएंगे जिसको कहलाएंगे ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक, हमारा आरबीआई है। ये जो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, अगर इनमें इन्फ्लेशन रोकना है या कुछ भी करना है, जैसे देश हमारे देश में इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई काम करेगा, इनमें इन्फ्लेशन रोकने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो अब इन्होंने बोला कि चलो यार ऐसा करते हैं, जब सब कुछ कॉमन कर लिया है तो कॉमन करेंसी भी कर लो। और कॉमन करेंसी क्या कहलाई? यूरो। लेकिन कुछ कंट्रीज ने ये बात मानने से मना कर दिया, जैसे ब्रिटेन ने बोला हमें यूरो यूरो नहीं चाहिए, हम अपना पाउंड चलाएंगे। पर 27 कंट्रीज में, इसमें 27 कंट्रीज हैं, इन 27 कंट्रीज में से 20 कंट्रीज ने बोला कि भाई हम तो करेंसी भी सेम चलाएंगे। करेंसी सेम चलाएंगे तो करेंसी छपेगी सेम जगह, छपती कहाँ है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये जो 20 कंट्रीज में जहां पे भी यूरो यूज होता है उसको बोलते हैं यूरोजोन, तो बोलते हैं यूरोजोन। अंतर समझ रहे हो? यूरोपियन यूनियन एक बड़ी बॉडी है 27 कंट्रीज की, उसमें से 20 कंट्रीज ने बोला हमें करेंसी भी एक ही रखनी है, वो एरिया कहलाया यूरोजोन। तो यूरोजोन में कितनी कंट्रीज? 20। अब न्यूज़ क्या है कि बुल्गारिया हैज ज्वाइंट यूरोजोन, तो ये कितनी हो गई? 1। मतलब अब यूरोजोन में कितनी कंट्रीज? 21। 21। 21। तो आपको ये समझ में आया? हाँ, तो आप इस चीज़ को आप वापस से पीपीटी में पढ़ लोगे, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। यूरोजोन क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, उसका खुद का फ्लैग है, खुद का पार्लियामेंट है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, समझ पा रहे हो? अच्छा एक चीज़ और याद रखोगे, ये जो बुल्गारिया नाम का देश है ना, ये नेटो का भी मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जिसका लीडर कौन है? यूएस। इसमें कंट्रीज कितने? 32। का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसल्स में, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में। और इनका मोटो क्या है? अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। अच्छा, नेटो का जो लेटेस्ट 32nd मेंबर था वो कौन था? स्वीडन। बुल्गारिया पहले से इसका मेंबर है। इससे हमें एक चीज़ और समझ में आई कि बुल्गारिया रशिया की तरफ नहीं है, अमेरिका की तरफ है, तभी तो नेटो का मेंबर है। समझ में आया? तो बुल्गारिया इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, तो पढ़ लोगे। तो जोन समझा दिया मैंने आपको, इसमें जो जो चीज़ें आएंगी मैस्ट्रिच ट्रीटी मैंने आपको बता दी। इसके बाद देखिए बुल्गारिया बिकम्स 21st मेंबर टू अडॉप्ट यूरो, यूरो आ गया तो यूरोजोन आ गया, ठीक। एक्सपेंशन ऑफ द यूरोजोन, धीरे धीरे देखिए पहले यूरोजोन में 12 ही कंट्रीज थी जो यूरोपियन, जो यूरो को मानती थी, वो बढ़ते 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 बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब क्रोएशिया के बाद इसमें बुल्गारिया का नाम और ऐड हो जाएगा। अभी करंटली कितनी हो गई? 20+1 21। देखो ये बुल्गारिया का मैप है, इसमें याद रखो बुल्गारिया का एक रिवर बहुत फेमस है विच इज रिवर डैन्यूब। ये जो नदी देख रहे हो, ये रिवर कौन सी है? डैन्यूब। कहाँ पे मिलेगी आपको? बुल्गारिया में। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, आपने यूरोप के फेमस पहाड़ हैं बाल्कन माउंटेन्स, तो जो बुल्गारिया है ना पूरा, ये बाल्कन माउंटेन पे ही बना। देखिए बाल्कन माउंटेन यहाँ पे आपके चला ही चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो बाल्कन माउंटेन्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? बुल्गारिया में। बुल्गारिया कहाँ मिल जाएगा? क्या बुल्गारिया नेटो का पार्ट है? हाँ है। क्या बुल्गारिया में यूरो चलता है? हाँ चलता है। इस बुल्गारिया पार्ट ऑफ यूरोजोन? यस। इस बुल्गारिया पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन? यस। समझ में आया? चलो, ये डेन्यूब रिवर याद रखेंगे। अच्छा जो मैंने आपको बाल्कन ये बताया ना, ये देखें आप, बाल्कन माउंटेन्स, तो पहाड़ एक तो होता नहीं है, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तभी बोलते हैं रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। उसमें जो सबसे ऊपर की चोटी होती है, जैसे इंडिया में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है? जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है वो यहाँ हिमालयाज में आपको मिलेगा, कौन सा? K2। बट ये पीओके वाला एरिया है, इंटरनेशनली तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। तो हम यहाँ पे सिक्किम में अपना कंचनजंगा को अपना टॉलेस्ट पीक मानते हैं। हिमालय इतना बड़ा है ना, हिमालय में जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है वो है K2, बट K2 पीओके में है। क्वेश्चन में K2 आएगा तो K2 करके आओगे कि क्योंकि इंडिया का ही मानोगे ना, इंडियन हो तो। अब नहीं आता है K2 ऑप्शन में तो वहाँ करोगे कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ऐसे ही जो मैंने अभी तुमको बाल्कन माउंटेन्स बताए ना, इन बाल्कन माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है, टॉलेस्ट पीक, वो है मुसाला। मुसाला कहाँ मिलती है तुमको? द टॉलेस्ट पीक इन द बाल्कन कहाँ मिलेगी? बुल्गारिया में। पढ़ के जाएंगे, और बुल्गारिया की कैपिटल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा देखो, इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ नेटो। अब देखें न्यूज़ क्या आई। एक आपने बर्ड का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज देख लो। इसको बोलते हैं हॉर्नबिल। आपकी सीबीएसई की 9 10th या 11 12 की कोई किताब है,
तो हॉर्नबिल नाम की थी, अगर याद करोगे। ठीक, तो हॉर्नबिल क्या है, केरला की और अरुणाचल प्रदेश की क्या है, नेशनल बर्ड। न्यूज़ में क्यों आई भाई हॉर्नबिल, आज क्यों बता रहे हो? केरला आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केरला में इसको ना जंगलों के बाहर भी देखा गया, तो इससे ना जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं बड़ा एक्साइट हो गए। अब तक हम ये मानते थे हॉर्नबिल जो है वो फॉरेस्ट के अंदर ही मिलती है, बट क्योंकि ये पहली बार फॉरेस्ट के बाहर स्पॉट हुई है, जाती जरूर होगी, स्पॉट हो गई, तो इन्वायरमेंटलिस्ट आर वेरी हैप्पी। उनका मानना है कि भाई अब हम हॉर्नबिल को ज़्यादा कंजर्व कर पाएंगे, क्योंकि हॉर्नबिल ज़्यादा जगह सर्वाइव कर सकती है। अब हॉर्नबिल इंडिया में मिलती कहाँ का है, देखो ऐसे तो 8-10 तरीके के हॉर्नबिल्स होती हैं, बट सबसे फेमस होती है ये वाली हॉर्नबिल ना, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये मिलती कहाँ है, अब देखो अकल लगाओ, ये केरला और आंध्र प्रदेश की बर्ड है, नेशनल बर्ड, तो वहाँ मिलती ज़रूर होगी। अब ये है इंडिया का मैप, है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे तो वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे पहाड़ है ना, जो आप कभी मुंबई और गोवा वाला एरिया देखो मूवीज़ में, तो ऐसे 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 करके रोड जा रही होती है, पहाड़ बने होते हैं, तो वो वेस्टर्न घाट्स हैं। इधर देखोगे तो ईस्टर्न घाट्स हैं, इधर देखोगे तो ईस्टर्न घाट्स हैं। कभी राजस्थान से दिल्ली जाओगे तो यहाँ पे अरावली नाम के पहाड़ मिलेंगे, अरावली। और ये हिमालयास तो आप सब जानते ही हो, है ना। अब ये हॉर्नबिल जो है ना, ये वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, तभी केरला में मिलेगी, और ये नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, इसीलिए तुमको अरुणाचल में मिल जाएगी। बस इतना याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना, इसका जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल, तभी तो ये खत्म हो रही है, वल्नरेबल है, संकट में है। अब जब ये बाहर मिलेगी तो लोग खुश हो जाएंगे इन्वायरमेंटलिस्ट की, अब इसका प्रिजर्वेशन ज़्यादा मजबूती से किया जा सकता है, ये टफर कंडीशंस में रह सकती है। आपको एसी में रहने की आदत है, आप एसी में, आप सब मान रहे हैं आप एसी में ही मिलोगे, लेकिन आप मान लीजिए किसी बंकर में छुपे बैठे मिल गए, तो अब मान लीजिए आप कोई स्पीसी है, तो लोग आपको प्रिजर्व जो कर रहे होंगे वो सोचेंगे तो अच्छी चीज़ है ना, ये बंकर में भी रह लेगा, है ना, तो अब यू आर अ मोर स्ट्रॉन्गर स्पीसी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट याद रखें। चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी आपने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना जानेगा, वही एक्सेल करता है लाइफ में। तो अब ये हॉर्नबिल के लिए दीज पीपल दैट इज वाई एक्साइटेड, इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इंडिया में क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, आपने सुना होगा, मैंने आपको बता रखा है, जंगली जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और घरेलू जानवरों के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल। इंडिया में दो कानून हैं जानवरों के, जंगली के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और जो घर में कुत्ते बिल्ली होते हैं वो उनके लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल। ये 1960 का कानून है, ये 1972 का कानून है। अब इन दोनों में लिस्ट होती है, जानवरों की लिस्ट में बना हुआ है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है, मतलब लिस्ट नंबर 1, उसमें वो एनिमल्स डाले गए हैं जिनका प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। लायन, टाइगर, ये सब आपको वहीं मिलेंगे। सलमान खान ने जो ब्लैक बक मारा इसीलिए इतना परेशान है, क्योंकि शेड्यूल 1 का एनिमल मार दिया। हॉर्नबिल भी शेड्यूल 1 में आती है। चले, इससे ज़्यादा पढ़ने की हॉर्नबिल में ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ हॉर्नबिल्स हैं, याद नहीं रखनी। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल इज, सॉरी, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, हमें बस इतना याद रखना है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल शेड्यूल 1 में मिलेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, वल्नरेबल है IUCN स्टेटस में। ठीक, अच्छा, ये क्यों इतने पॉपुलर हैं, देखो इस चीज़ को समझो, ये ना सीड डिस्पर्सर का काम करते हैं। ये जो पौधों की सीड होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह डालना, इससे ना प्लांट की बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, तो सीड डिस्पर्सर का काम करते हैं। इसके साथ में इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं, अगर कहीं पे हॉर्नबिल मिल रहा है मतलब उस जगह की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, जगह की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, हॉर्नबिल क्या है, ओमनीवोर्स हैं, बेसिकली खाते तो ये फ्रूट्स हैं, बट ये ओमनीवोर्स भी हैं, तो कीड़े वीड़े भी खा लेंगे, चूहे हुए भी खा लेंगे। चलो, अब लास्ट आ जाओ सिएरा लियोन पे। सिएरा लियोन, सिएरा लियोन क्या है, एक चीज़ याद रखो, ये ना वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। जब आप वर्ल्ड मैप बनाते हो, मान लीजिए ऐसे वर्ल्ड मैप बन रहा है, इधर अफ्रीका है, तो ये जो अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी आपको, सिएरा लियोन। सिएरा लियोन में बहुत सारे क्या है, आइलैंड्स हैं। एक चीज़ आपको शायद पता हो, नहीं पता है तो सुनिए, ग्लोबल वार्मिंग समझ जाएंगे आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आती होगी, नहीं समझ में आता प्लीज़ जीके के लेक्चर्स फॉलो फॉलो किया करो। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वाटर लेवल बढ़ रहा है। अरे मेरे भाई, अगर यहाँ बर्फ़ की सिल्ली रखी है, गर्मी बढ़ रही है, तो बर्फ़ पिघलेगी, पिघलेगी, पानी बनेगी, पानी बनेगी तो पानी आगे फ्लो करेगा, पानी आगे फ्लो करेगा। वैसे ही मान लीजिए आप, अर्थ में बहुत सारे क्या है, ग्लेशियर्स, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ये ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो वाटर, तो भाई पानी कहीं जाएगा थोड़ी, तो वाटर फ्लो इंक्रीज करेगा। अब जब वाटर फ्लो इंक्रीज करेगा, मान लीजिए यहाँ ज़मीन है, पानी अभी यहाँ तक था, अब वाटर लेवल बढ़ गया तो पानी यहाँ तक आ गया, तो ये नीचे डूब जाएगा ना, ये नीचे डूब जाएगा। अच्छा, क्लाइमेट चेंज से मान लीजिए यहाँ बहुत सारे पेड़ थे तो ये गिर गिर के नीचे गिरने पड़ेंगे। तो हो क्या रहा है, सिएरा लियोन एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, सारे आइलैंड्स हैं। हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं वो है टर्टल आइलैंड। टर्टल आइलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यानगई आइलैंड। याद रखेंगे टर्टल आइलैंड कहाँ पे मिलता है, सिएरा लियोन में। तो टर्टल आइलैंड के बारे में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ गिर रही है। मान लीजिए यहाँ 10,000 लोग रहते थे तो करेंटली 2,000 रह रहे हैं,
क्लाइमेट चेंज की वजह से वो लोग ये आइलैंड्स छोड़ छोड़ के जाने लगे हैं, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बस ये याद रखो कि क्लाइमेट चेंज इज़ फॉर रियल, बस हमें आपको विटनेस नहीं हो रहा है। क्लाइमेट चेंज देखेंगे तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ को फील होने लगा है। आप ऐसे ही समझ लीजिए इंडिया का अंडमान निकोबार पानी में सबमर्ज हो जाए। चलो, दैट इज़ दैट, एंड आई सी यू टुमारो, एंड प्रॉब्ली यू एंजॉयड द क्लास। इफ यू लाइकिंग इट, डू शेयर, कॉमेंट एंड subscribe to the YouTube channel. And also if you are preparing and looking for a comprehensive course which prepares you for CLAT 26 and 27, or let's say CUT 26 or 27, you can always call on the number given in the description, or directly go and install the app, wherein you will find full-fledged foundation courses and you can start studying. See you in the next video. Thank you so much.